सब्सक्राइब कीजिए नीलेश स्टडी क्लास को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल नीलेश स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वह होने वाली है बहुत खास, तो बने रहिए नीलेश स्टडी क्लास के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थ है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार से चेंज हो जाता है, तो उसका जो अवस्था होती है उसका हम इस वीडियो में उसका परिवर्तन पढ़ने वाले हैं कि उसका परिवर्तन क्या होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पर पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान और दाब के प्रभाव की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि देखिए अब यहाँ पर सिंपल है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान और दाब के प्रभाव से अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि ओनली ऑन टू चीज़ों, यानी देखिए ये है, एक तो है देखिए यहाँ पर ये तापमान और सेकंड है यहाँ पर ये दाब, यानी इनके प्रभाव से, यानी जो इनका तापमान और दाब का प्रभाव है इसके द्वारा ही हम पदार्थ की अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान का प्रभाव, पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। यानी जब हम किसी चीज़ का तापमान बढ़ाएंगे तो वह पिघलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो पिघलेगा तो उसके कणों की गति अधिक हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है तथा कणों के बीच आकर्षण बल कम होने लगता है। देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो ठोस द्रव गैस इनके गुण बताए थे, विशेषताएं बताया था, तो उसमें ये बताया था कि जो ठोस होता है उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि उसके जो गतिज ऊर्जा उसमें कम होती है, आकर्षण बल अधिक होता है। और इसमें हम अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए इसमें आकर्षण बल कम होगा, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ा रहे हैं ना, तो कम होने लगता है, जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तापमान बढ़ाते हैं, जैसे आप कोई सॉलिड फॉर्म ले लीजिए, यानी आपने बर्फ़ ले लिया, अब बर्फ़ को आप पिघलाएंगे यानी तापमान बढ़ाएंगे उसका, तो ऑब्वियसली वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी जल बदलने लगेगा, तो ये उसका अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। अब देखते हैं पदार्थों की अवस्था परिवर्तन से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित है। यानी कि जो हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है उसमें हम किस किस प्रकार के शब्दों का यूज़ करते हैं, उन शब्दों का क्या मायने होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है गलन एवं गलनांक, या गलन कह सकते हैं व गलनांक। तो देखिए गलन अलग चीज़ है और गलनांक अलग चीज़ है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। गलन मीन्स गलाना। तो गलाना क्या होता है, तो अगर हम किसी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर रहे हैं तो वो होता है गलनांक, तथा जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। यानी जो गलने की क्रिया है वो जिस तापमान पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। यानी ठोस से द्रव में चेंज होना गलन है, और जिस टेम्परेचर पर वो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होगा। अब सेकंड नंबर पर है क्वथन व क्वथनांक। अब क्वथन और क्वथनांक भी अलग हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, क्या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्वथन कहलाता है, तथा जिस ताप पर क्वथन क्रिया होती है उसे तापमान को का क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये जो अवस्था है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। यानी वो टेम्परेचर जिससे कोई लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में चेंज होने लगती है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ये तापमान, सॉरी मिसप्रिंट से हो गया था। अब देखिए हम तापमान क्या होता है, तो ये हमने नेक्स्ट हेडिंग रखी अपनी तापमान। तो तापमान क्या कहलाता है, तापमान किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी तथा शीतलता यानी ठंड की मात्रा की माप को तापमान कहते हैं। यानी कोई भी चीज़, हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उसमें कितनी गर्मी और कितना उसमें शीतलता यानी ठंड है, उसकी मात्रा की माप को हम तापमान कहते हैं। देखिए तापमान की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति से मात्रक केल्विन होता है। यानी तापमान का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में क्या होता है, केल्विन। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है, तो ऑब्वियसली दिया गया है केल्विन होता है। अब इसे हम किस से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। इसका अदर मात्रक देखेंगे तो हम, तो ये अदर मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, यानी जो ऊपर ये डॉट रखा जाता है
और इसके बाद देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट और यहाँ पर ये सी, तो ये होता है हमारा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखेंगे हम केल्विन व डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध होता है। यानी अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया और कह दिया जाए आप केल्विन में चेंज करिए, या फिर दे दिया जाए केल्विन में आपसे कहा जाए डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, तो आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूला क्या है, तो वो ये है, देखिए C = K-273, यानी केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध है। तो ये हमारा, तो देखिए ये है C = K-273, यानी C बराबर K-273। अब C क्या है, C हमारा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, और K क्या है, तो K होता है हमारा K। देखिए आपको यह बताया था केल्विन होता है, इसको K से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर निकालना है और अगर आपको केल्विन में दिया गया है तो केल्विन -273 यानी 273 उसमें से माइनस कीजिएगा तो आपका केल्विन में यानी डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है केल्विन में निकालिए, तो K = C। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है ये, तो इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +273। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला, तो ये है हमारा गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो गुप्त ऊष्मा देखते हैं हम। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है वह उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उसको चेंज करना है, यानी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर हमने ठोस अवस्था को ऊष्मा दी तो वो हो जाएगा द्रव अवस्था में, और अगर द्रव अवस्था को भी हमने ऊष्मा दी यानी गर्मी दी तो वो हो जाएगा गैस अवस्था में, और अगर गैस अवस्था को ठंडा किया शीतलता दी तो वो द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को शीतलता दी तो ठोस अवस्था में। यानी कि सॉलिड फॉर्म से अगर हम इसका टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और इसके अलावा अगर हम लिक्विड फॉर्म को अगर हाई टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये गैसेस फॉर्म में हो जाएगी। अगर हम गैसेस फॉर्म को टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड का कम कर देंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं हम पदार्थ अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव, यानी कि अवस्था परिवर्तन करते हैं तो इसमें दाब का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए पदार्थ का दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा कम, आकर्षण बल अधिक होने लगता है, जिससे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। यानी कि पदार्थ का दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा कम होती है। यानी जब आप किसी भी चीज़ को उस पर प्रेशर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो हार्ड होने लगेगी, क्योंकि उस पर आप दाब लगा रहे हैं, तो इसके कारण वो आप उसके जो कण हैं, अणु हैं, वो आपस में मिल जाएंगे अधिक, तो उसका आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। इससे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है, अब देखिए ये नोट दिया गया है, गलनांक क्वथन व क्वथनांक के बाद ताप और दाब के प्रभाव से अवस्था में परिवर्तन। ये देखिए आप देखते हैं हम आगे हिमीकरण व हिमांक, यानी हिमीकरण क्या होता है और हिमांक क्या होता है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या होता है, हिमीकरण कहलाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, तथा जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ़ का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम बात करें हम 4th नंबर पर संघनन, तो संघनन क्या है, निश्चित ताप पर वाष्प गैस का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहना आता है। यानी कि ताप का वाष्प जैसे कोई गैसेस फॉर्म में है उससे हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, संघनन। अब देखिए 5th नंबर पर ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए ये क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये क्रियाएं। तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या है, पदार्थ को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना। यानी कि आपको पता है कि जैसे अगर हम किसी पदार्थ को, ठोस पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी भी ठोस को अगर उसका टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सीधा डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कि
पदार्थ को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कपूर ले सकते हैं, यानी आपको कपूर का पता होगा। अगर आप कपूर देखेंगे तो आप सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी उसको आग लगाएंगे तो जैसे वो ऑटोमेटिकली गैसेस फॉर्म में चेंज होने लगेगा। अब हम देखेंगे फिर ये 6 नंबर पर है निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या है, तो किसी पदार्थ का गैस अवस्था ठोस अवस्था में बदलना निक्षेपण कहलाता है, यानी गैसेस फॉर्म से ठोस अवस्था में बदलना निक्षेपण कहलाता है। अगर आप कोई पदार्थ अगर गैसे फॉर्म में है और उसको हम ठोस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो वो निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कोई जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन से कारण हैं, तो कारण देखिए यहाँ पर है। नंबर ए पर है, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, तो जिस तरह से हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसको फैला देते हैं, इसलिए वो जल्दी बाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको बढ़ने के कारण उसकी बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब बी नंबर पर है हमारा, तो तापमान में वृद्धि होने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए तापमान में वृद्धि होने पर, यानी कि अगर आप अच्छी खासी धूप निकली और आप कपड़ों को अगर सुखाने के लिए डालें तो वो जल्दी सूख जाते हैं अपेक्षाकृत सर्दियों में डालने के। तो देखिए आपको क्या है, तापमान में वृद्धि होती है ना गर्मी के दिनों में, तो इसलिए वो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वो बाष्पीकृत हो जाता है जो जल होता है। अब थर्ड नंबर पर सी पर है, आर्द्रता में कमी होने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा आर्द्रता में वृद्धि होने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आर्द्रता यानी नमी, तो नमी में कमी होगी तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगा, और अगर नमी में वृद्धि हो गई तो बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वायु की गति बढ़ने पर बाष्पीकरण बढ़ जाता है और वायु की गति कम हो जाने पर बाष्पीकरण कम हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे जितनी ज़्यादा हवा चलेगी तो उतना बाष्पीकरण अधिक होगा, और अगर जितना हवा कम होगी तो बाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ से सीधा समझ सकते हैं, मैंने ये पदार्थ का अवस्था परिवर्तन में ये आपका डायग्राम दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर ठोस को आप संगलन यानी गला रहे हैं तो द्रव फॉर्म में हो जाएगा, और अगर द्रव का आप बाष्पीकरण कर रहे हैं तो वो गैस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर गैस का आप निक्षेपण कर देते हैं तो सीधा ठोस में। देखिए आपको ऐसा एक पूरा राउंड यानी पूरा सर्कल देखने को मिल गया है। पहले ठोस से गलन किया तो द्रव में, द्रव से गलन किया बाष्पीकरण किया तो गैस में, और गैस से निक्षेपण किया तो ठोस में। अब देखिए हम इस तरह से जाते हैं, अगर ठोस से हमने ऊर्ध्वपातन कर दिया तो डायरेक्ट गैस में, गैस से हमने संघनन कर दिया। देखिए यह संगलन और संघनन अलग है। अगर हमने गैस का संघनन कर दिया तो द्रव में, और अगर द्रव को हमने जमा दिया तो यानी हिमन कर दिया तो इसका ये आ जाएगा ठोस में। यानी कि जो ये डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन आप पूरा इसी से समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इस पूरा यानी कि जो अभी जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी पूरी इस डायग्राम पर बेस्ड है, जो आपको यहाँ पर पढ़ने ये देखने को मिल रहा है, ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम से आप क्या क्या समझते हैं तो वो पूरा आपने इस वीडियो में देख लिया। ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइए किस प्रकार से लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।